नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं रसायन शास्त्र के इकाई 7 साम्यावस्था। मैं सीमा माथुर, व्याख्याता रसायन शास्त्र, शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय भोपाल से। हम शुरू करते हैं भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था के प्रकारों से। इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस। पहला प्रकार है ठोस द्रव साम्यावस्था, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। 0 डिग्री सेल्सियस और 1 वायुमंडलीय दाब पर जल व बर्फ के बीच साम्य स्थापित होता है। यह जल के गलनांक पर होता है। इसको व्यक्त किया जा सकता है H2O सॉलिड और H2O लिक्विड के बीच साम्य स्थापित होता है। दूसरा प्रकार है द्रव वाष्प साम्यावस्था। निश्चित दाब पर द्रव के क्वथनांक पर साम्य स्थापित होता है। यहाँ वाष्पन की दर संघनन की दर के बराबर होती है। Rate of vaporization is equal to rate of condensation. जल के क्वथनांक पर जल और जल वाष्प के बीच साम्य स्थापित होता है। इसे व्यक्त करते हैं H2O लिक्विड और H2O गैस के बीच साम्य स्थापित होता है। ठोस वाष्प साम्यावस्था। ये ऐसे पदार्थों में पाई जाती है जो ऊर्ध्वपातित होते हैं, जो सब्लिमेट होते हैं, जैसे आयोडीन सॉलिड और आयोडीन गैस के बीच साम्यावस्था। द्रव में ठोस की घुलनशीलता संबंधी साम्य। अगर चीनी को जल में घोला जाए तो एक स्थिति ऐसी आती है कि चीनी ठोस रूप में ही जल में पाई जाती है। ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं और संतृप्त विलयन में चीनी और चीनी ठोस के बीच में एक साम्यावस्था स्थापित होती है। द्रव में गैस की घुलनशीलता संबंधी साम्य। ठोस पदार्थों के समान ही गैसें भी जल और अन्य विलायकों में घुलनशील होती हैं। ये संतृप्त अवस्था में विलयन और गैस अवस्था में साम्य स्थापित करती हैं। जैसे सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को व्यक्त कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन डाइऑक्साइड विलयन के बीच साम्य से। भौतिक साम्य के अभिलक्षण। निश्चित ताप पर बंद निकाय में ही साम्यावस्था संभव है। दोनों विरोधी अभिक्रियाओं की दर समान होती है। निकाय के सभी मापने योग्य गुणधर्म स्थिर होते हैं। अब हम रासायनिक साम्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक साम्य उस अवस्था को कहते हैं जिसमें समय के साथ अभिकारकों एवं उत्पादों के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह तब संभव है जब अग्रगामी अभिक्रिया की दर और पश्चगामी अभिक्रिया की दर समान होती है। इसको व्यक्त किया जाता है एक डबल एरो से। अगर साम्य स्थापित होता है तो A प्लस B से C और D का बनना और C और D से फिर से A और B का बनना, इनकी दर
समान होती है। ए और बी से सी और डी का बनना कहलाता है अग्रगामी अभिक्रिया और सी और डी से ए और बी का बनना कहलाता है रिवर्स रिएक्शन या पश्चगामी अभिक्रिया। इसे प्रतीप अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं रासायनिक क्रियाओं में रासायनिक साम्यावस्था उस स्थिर स्थिति को कहते हैं जिसमें दो विपरीत क्रियाएं समान गति से संपन्न होती रहती हैं तथा क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की आपेक्षिक मात्रा समय के साथ स्थिर बनी रहती है। रासायनिक प्रक्रमों में भी साम्यावस्था के दो प्रकार होते हैं। पहला है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो एक ही दिशा में अग्रसर होती हैं। इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें क्रियाकारक क्रिया करके क्रियाफल में परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरे प्रकार की है उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं या रिवर्सिबल रिएक्शंस। ये अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में चलती हैं। अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं और उत्पाद अभिकारकों में परिवर्तित होते हैं। इसको व्यक्त करने के लिए फिर डबल साइडेड एरो का ही प्रयोग किया जाता है। अभिकारक का उत्पाद में परिवर्तित होना ये कहलाता है अग्रिम अभिक्रिया या अग्रगामी अभिक्रिया और उत्पाद का अभिकारकों में परिवर्तित होना कहलाता है प्रतीप अभिक्रिया या पश्चगामी अभिक्रिया। जब अग्रिम व प्रतीप अभिक्रियाओं की दरें समान हो जाती हैं तो अभिकारकों तथा उत्पादों की सांद्रता भी स्थिर रहती है। यह स्थिति रासायनिक साम्य की अवस्था कहलाती है। यह गतिक साम्यावस्था है। इसको ग्राफ से इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। सांद्रता और समय के बीच जब ग्राफ बनाया जाता है तो क्रियाफल की सांद्रता धीरे धीरे कम होती जाती है समय के साथ और क्रियाफल की सांद्रता बढ़ती जाती है। एक समय ऐसा आता है जब क्रियाकारक और क्रियाफल की सांद्रता स्थिर हो जाती है। इस स्थिति को कहा जाता है रासायनिक साम्य की स्थिति, रासायनिक साम्यावस्था। इस तरह से भी इसको व्यक्त कर सकते हैं। अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए अभिक्रिया की दर और समय के बीच में, तो जब अग्रगामी अभिक्रिया की दर और प्रतीप अभिक्रिया की दर समान हो जाती है तो साम्यावस्था की स्थिति उत्पन्न होती है। ये ग्राफ दर समय ग्राफ कहलाता है। गुलबर्ग व पीटर वाजे ने द्रव्य अनुपाती नियम दिया था। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर रासायनिक अभिक्रिया की दर क्रियाकारक के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। यदि अभिक्रिया में एक से अधिक क्रियाकारक हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया की दर प्रत्येक क्रियाकारक के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। जो साम्य स्थिरांक होता है उसे Kc से व्यक्त किया जाता है, जहां C सांद्रण को या सक्रिय द्रव्यमान को दर्शाता है। इसको व्यक्त करने के लिए एक रिएक्शन ली A plus B gives C plus D। यहाँ जो अभिक्रिया है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें क्रियाकारकों से क्रियाफल का बनना और क्रियाफल से क्रियाकारक के बनने की दर समान है।
तो द्रव्य अनुपाती नियम के अनुसार अग्रगामी अभिक्रिया की दर को व्यक्त कर सकते हैं RF, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। कैसे व्यक्त किया इसे? RF ये समानुपाती होगा A के सक्रिय द्रव्यमान और B के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के। सक्रिय द्रव्यमान या सांद्रता, इसको हमेशा व्यक्त किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट में। इसी तरह से RF समानुपाती का चिन्ह जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा और उस कांस्टेंट को व्यक्त किया गया है KF से। तो अपनी रिएक्शन हो गई RF बराबर KF इंटू A और B का सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल। इसी तरह से प्रतीप अभिक्रिया की दर RB, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C और D के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के, या फिर RB बराबर हो गया KB इंटू C और D का सक्रिय द्रव्यमान। साम्यावस्था की स्थिति पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अग्रिम अभिक्रिया की दर प्रतीप अभिक्रिया की दर के बराबर होती है। रिएक्शन को लिख सकते हैं KF A इंटू B के सक्रिय द्रव्यमान और ये बराबर होगा KB C और D के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के। जो कांस्टेंट्स हैं KF और KB, इनको एक साथ एक साइड ले आए तो हो जाएगा KF अपॉन KB इज इक्वल टू C इंटू D का सक्रिय द्रव्यमान और बटा A इंटू B के सक्रिय द्रव्यमान के। या फिर अपन इसको कह सकते हैं KF अपॉन KB, ये दोनों ही एक कांस्टेंट है तो इनका जो मान होगा वो भी कांस्टेंट होगा, वो भी एक स्थिरांक होगा। उसको व्यक्त करते हैं KC से। KC को कहा जाता है साम्य स्थिरांक। तो KC इज इक्वल टू C और D के सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल और बटा A और B के सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल। इस प्रकार KC या साम्य स्थिरांक अभिक्रिया में उत्पादों की सांद्रता व अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल का अनुपात होता है। यह हमेशा एक संतुलित समीकरण में ही ज्ञात किया जाता है। समांग साम्यावस्था, इसमें सभी अभिकारक व उत्पाद एक समान प्रावस्था में होते हैं। जैसे अगर क्रियाकारक गैस है तो क्रियाफल भी गैसीय अवस्था में होंगे, अगर क्रियाकारक लिक्विड है तो क्रियाफल भी द्रव अवस्था में ही होंगे। इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। N2 plus H2 gives 2NH3, मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैसें हैं और बनने वाला जो क्रियाफल है वो भी गैस है। तो ये एक समांग साम्यावस्था हो गई। विषमांग साम्यावस्था, ऐसी साम्यावस्था जिसमें क्रियाकारक और क्रियाफल एक से अधिक प्रावस्था में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लें कैल्शियम कार्बोनेट जो कि ठोस अवस्था में है, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है जो कि गैस है। हमने अभी पढ़ा कि Kc साम्य स्थिरांक होता है क्रियाकारकों का सक्रिय द्रव्यमान और क्रियाफल के सक्रिय द्रव्यमान का अनुपात। अगर सभी क्रियाकारक व क्रियाफल गैसीय अवस्था में है तो Kc की जगह जो कांस्टेंट लिया जाता है वो Kp होता है। गैसीय अभिक्रियाओं के लिए साम्य स्थिरांक को आंशिक दाब के रूप में प्रदर्शित करना होता है और इस स्थिति में जो स्थिरांक है उसे Kp से प्रदर्शित करते हैं।
अगर किसी अभिक्रिया में एक से अधिक अणु हैं क्रियाकारक या क्रियाफल के, जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया था नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया से अमोनिया का बनना, अगर रिएक्शन को बैलेंस करें, अगर रिएक्शन को संतुलित करें, तो हम ये देखते हैं कि नाइट्रोजन का एक अणु हाइड्रोजन के 3 अणुओं से क्रिया करके 2 अणु अमोनिया का बनाता है। ऐसी स्थिति में जब Kc का मान लिखना होगा तो इसे लिखेंगे NH3 का स्क्वायर, मतलब NH3 पर 2 की घात अपॉन नाइट्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान और हाइड्रोजन के 3 अणुओं का सक्रिय द्रव्यमान। इसको लिखेंगे कैसे? सक्रिय द्रव्यमान स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, हाइड्रोजन की घात 3, हाइड्रोजन रेज टू द पावर 3। इसी तरह से एक रिएक्शन ली N1A प्लस N2B gives M1C प्लस M2B, जहां N1, N2, M1, M2 ये सब पूर्णांक हैं, ये सब इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पर A, B, C और D सभी गैसीय अवस्था में हैं। अगर इस रिएक्शन के लिए Kc का मान लिखना होगा तो उसे लिखा जाएगा इस तरह से, C के सक्रिय द्रव्यमान M1 अणुओं के लिए, C के M1 अणु हैं, इसलिए इसको इस तरह से लिखेंगे, C का सक्रिय द्रव्यमान M1 अणुओं के लिए इंटू B का सक्रिय द्रव्यमान M2 अणुओं के लिए, ये हो गए क्रियाफल, और क्रियाकारक हो गया A के N1 अणु और B के N2 अणु। अब क्योंकि ये सभी गैसें हैं, इसलिए इस पर आदर्श गैस समीकरण द्वारा आंशिक दाब निकाला जाएगा। PV इज इक्वल टू nRT, ये हो गया आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन। अगर इसको देखते हैं तो आंशिक दाब P ये बराबर होगा N/V/RT, जहां नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, मोलों की संख्या 1 लीटर विलयन में, ये हो गई सांद्रता। तो इसको व्यक्त करेंगे C से, इसलिए इस इक्वेशन को लिख सकते हैं P इज इक्वल टू CRT, जहां C सांद्रता है और ये N/V के बराबर है। अब ध्यान से देखिए, अभी तक हमने साम्य स्थिरांक को व्यक्त किया था Kc से, लेकिन अब क्योंकि हमारी रिएक्शन में गैसें हैं, इसलिए आंशिक दाब का प्रयोग किया जाएगा और जो साम्य स्थिरांक है उसको Kp से व्यक्त किया जाएगा। तो Kp होगा क्रियाफल के आंशिक दाब का गुणनफल और क्रियाकारकों के आंशिक दाब के गुणनफल का अनुपात होगा। इसे व्यक्त कर सकते हैं Kp इज इक्वल टू PCm1। इसका मतलब क्या हुआ? C के आंशिक दाब M1 अणुओं के लिए इंटू D का आंशिक दाब N2 अणुओं के लिए, A का आंशिक दाब N1 के लिए और B का आंशिक दाब N2 अणुओं के लिए। हमें मालूम है कि P बराबर होता है N/V/RT आदर्श गैस समीकरण से, जिसे हम लिख सकते हैं CRT। इस वैल्यू को ऊपर वाले समीकरण में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर कैसे लिख सकते हैं? Kp इज इक्वल टू CCRT M1 अणुओं के लिए। C जो क्रियाफल है उसकी सांद्रता को रिप्रेजेंट किया है Cc से, तो क्या लिखेंगे? CCRT M1 अणुओं के लिए इंटू CDRT M2 अणुओं के लिए अपॉन CART N1 अणुओं के लिए इंटू CBRT N2 अणुओं के लिए। अब
टी, ये तो सब में कॉमन है, ये स्थिरांक भी है, तो इनको सब से अलग करके इक्वेशन को इस ढंग से लिखा, CCm1 इंटू CDm2 अपॉन CAn1 इंटू CBn2, और जो RT है वो कॉमन है, उसको निकाल के लिख दिया RT m1 प्लस m2 अपॉन RT n1 प्लस n2। ये क्लियर है? तो अब ध्यान से देखिए, ये जो पार्ट है वो क्या हो गया, C की सांद्रता m1 अणुओं के लिए, D की सांद्रता m2 अणुओं के लिए, A की सांद्रता n1 अणुओं के लिए और B की सांद्रता n2 अणुओं के लिए। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये हो गया Kc। जब सांद्रता को कंसीडर किया है तो साम्य स्थिरांक को व्यक्त किया है Kc से, तो इसकी जगह लिख दिया Kc, और ये है RT m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस n2। m1 प्लस n2 हो गया क्रियाफल के अणुओं की संख्या का योग, और n1 प्लस n2 हो गया क्रियाकारकों के अणुओं की संख्या का योग। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो अंतर होगा, उसको व्यक्त करेंगे डेल्टा n से। तो हम इक्वेशन को लिख सकते हैं Kp इज इक्वल टू KCRT रेज टू डेल्टा n, जहां डेल्टा n क्या हो गया, क्रियाफल और क्रियाकारक के मूलों की संख्या का अंतर। तो ये जो रिलेशनशिप है Kp इज इक्वल टू KCRT रेज टू डेल्टा n, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डिराइव करना, इसको व्यक्त करना और इस रिलेशनशिप तक पहुंचना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर क्रियाकारकों और क्रियाफल के मोलों की संख्या बराबर है, तब n की वैल्यू 0 हो जाएगी, और तब इक्वेशन लिखेंगे Kp इज इक्वल टू KCRT रेज टू द पावर 0। तो RT का मान तो 1 हो गया, इसलिए ऐसी स्थिति में Kp बराबर Kc हो जाएगा। तो जब क्रियाकारकों और क्रियाफल की अणुओं की संख्या समान हो गई, उनके मोलों की संख्या समान हो गई, तब Kp बराबर Kc होता है। अगर क्रियाफल के अणुओं की संख्या से क्रियाकारकों के अणुओं की संख्या ज्यादा है, तब डेल्टा n का मान नेगेटिव होगा और Kp विल बी लेस देन Kc। इसी तरह से डेल्टा n अगर पॉजिटिव है, कब ये धनात्मक होगा, जब क्रियाफल के मोलों की संख्या और क्रियाकारक के मोलों की संख्या में क्रियाफल के मोलों की संख्या ज्यादा होगी। तो ऐसी स्थिति में Kp विल बी ग्रेटर देन Kc। तो ये जो संबंध है Kp और Kc का, इसे आप बहुत ध्यान से डिराइव करके देखिए। अब देखिए साम्यावस्था स्थिरांक के अनुप्रयोग। पहला है अभिक्रिया की सीमा का अनुमान लगाना। K का मान जितना ज्यादा होगा, उतना उत्पाद की सांद्रता अधिक होगी। तो अगर Kc इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर 3, Kc का मान 10 टू द पावर 3 से अधिक है, तो उत्पाद अभिकारक से अधिक होता है। और अगर Kc का मान 10 टू द पावर -3 से कम है, तो उत्पाद अभिकारक से कम होता है। यदि Kc का मान 10 टू द पावर -3 से 10 टू द पावर 3 के बीच हो, तो उत्पाद व अभिकारक की सांद्रताएं संतोषजनक होती हैं। इसी तरह से देखिए अभिक्रिया की दिशा का बोध कराना। अभिक्रिया की दिशा का बोध से मतलब है कि अभिक्रिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, अग्रगामी अभिक्रिया होगी या फिर प्रतीप अभिक्रिया होगी। तो इसके लिए एक और स्थिरांक लिया जाता है जिसे कहते हैं QC।
QC को कहते हैं अभिक्रिया भागफल, जिसे अभिक्रिया की किसी भी स्थिति के लिए ज्ञात करते हैं। यदि QC is greater than KC तो प्रतीप अभिक्रिया होती है। अगर QC KC से कम होता है तो अग्रिम अभिक्रिया होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। और अगर QC और KC बराबर होते हैं, इफ QC इज इक्वल टू KC तो साम्यावस्था स्थापित होती है, साम्य की स्थिति होती है। बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा रासायनिक साम्य क्या होता है और साम्य स्थिरांक की गणना कैसे की जाती है। साम्य स्थिरांक अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। साम्यावस्था पर अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में अगर कोई परिवर्तन किया जाता है तो अभिक्रिया तब तक चलती है जब तक कि फिर से साम्यावस्था स्थापित न हो जाए। इसके लिए एक नियम दिया गया है जिसे कहते हैं ला शातेलिए का नियम या ला शातेलिए का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी निकाय की साम्यावस्था परिस्थितियों को निर्धारित करने वाले कारक जैसे ताप, दाब व सांद्रता में परिवर्तन होने पर साम्य उस दिशा में विस्थापित होगा जिससे निकाय पर उसका प्रभाव नगण्य हो जाए। साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं? तो साम्यावस्था पर सांद्रता का प्रभाव। यदि क्रियाकारकों की सांद्रता बढ़ाते हैं तो अग्रगामी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। इसी तरह से दाब का प्रभाव भी साम्यावस्था पर पड़ता है। दाब बढ़ाने पर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ती है, इसलिए अग्रगामी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। साम्यावस्था पर ताप का प्रभाव। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में ताप बढ़ाने पर प्रतीप अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में अगर ताप बढ़ाया जाता है तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा और ऊष्मा शोषी एंडोथर्मिक रिएक्शंस में ताप बढ़ाने पर अग्रगामी अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगी। साम्यावस्था पर उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं डालता, यह अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। इसी तरह से अक्रिय गैस का प्रभाव। यदि आयतन स्थिर है, अक्रिय गैस मिलाई जाने पर साम्य अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि भाग लेने वाले पदार्थों के आयतन व सांद्रता में कोई अंतर नहीं होगा। तो देखिए, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम देखेंगे ताप, दाब और सांद्रता में परिवर्तन करने पर साम्यावस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहली रिएक्शन है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया से अमोनिया का बनना। इस रिएक्शन को देखने पर यह पता चल रहा है कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें एक आयतन नाइट्रोजन 3 आयतन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके 2 आयतन अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं। अब इस रिएक्शन पर देखते हैं ताप का क्या प्रभाव होता है। क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसमें ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, इसलिए अगर इस अभिक्रिया में ताप को बढ़ाया जाता है तो पश्चगामी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा और अमोनिया का वियोजन होने लगेगा। दूसरा फैक्टर है सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव। अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन
क्रिया कारकों की सांद्रता में वृद्धि की जाती है, तो साम्य विस्थापित होगा और पुनः साम्य स्थापित करने के लिए अग्रगामी अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगी। तीसरा देखिए, दाब परिवर्तन का प्रभाव। यदि क्रियाकारकों और क्रियाफल के मोलों की संख्या में अंतर है, जैसे इस रिएक्शन में 1 आयतन नाइट्रोजन का है और 3 आयतन हाइड्रोजन के हैं, मतलब कुल क्रियाकारकों में 4 आयतन क्रिया करके 2 आयतन अमोनिया का बन रहा है। ऐसी स्थिति में जब क्रियाकारकों और क्रियाफल के आयतन में अंतर हो या मोलों की संख्या में अंतर हो, तो हमें मालूम है कि दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है। तो अगर इस अभिक्रिया पर दाब को बढ़ाया जाएगा तो आयतन में कमी आएगी। अगर आयतन कम होता है मतलब सांद्रता बढ़ती है और अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। इसलिए क्रियाकारकों का 4 आयतन है और ये 2 आयतन क्रियाफल में परिवर्तित हो रहा है। ऐसी अभिक्रियाओं में जब दाब बढ़ाया जाता है तो अग्रगामी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, जिससे कि साम्यावस्था पुनः स्थापित की जा सके। तो इस तरह से बाकी जो रिएक्शंस हैं उसमें भी आप प्रैक्टिस करिए, ताप, दाब और सांद्रता परिवर्तन का इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।